तो आपका अपने परिवार द एसपी डिस्ट्रीब्यूटर स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि एनपीएस फॉर्म कैसे फिलअप करें। दोस्तों ये तो आपको और अदर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि एनपीएस फॉर्म में किस प्रकार से अपना बायोडाटा भरे। अपन इसमें ये तो देखेंगे ही, साथ में इसमें जो इसका हार्ड पार्ट है, जैसे कि आपको नॉमिनेशन डिटेल कैसे भरनी है। एनपीएस फंड सबसे आपके एनपीएस फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनपीएस फंड, यानी आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अपन सीधे तौर पर बात करें तो आपके पैसे जाएंगे शेयर मार्केट में। अपने सबसे बड़ी गलती होगी सिलेक्शन में कि किस फंड में अपन कितना पैसा डालें। जैसे इसमें एलआईसी है, एसबीआई बैंक का पेंशन फंड है, यूटीआई है, किसमें कितना पैसा अपने को इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी गलती अपने से यहाँ होती है, क्योंकि अपनी लाइफ का मेन पार्ट है, अपने को यहीं से शेयर मार्केट से पैसा प्राप्त होता है। और एक गलती होती है अपने से डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर में, डीडीओ कोड कौन से इसमें आएंगे। तो अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हर टॉपिक को देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय खराब किए अपन स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी गाइड लाइन, क्या क्या इसकी गाइड लाइन है। इंट्रोडक्शन फ्रॉम फॉर फिलिंग द सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी आपके जो जनरल गाइड्स लाइन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले प्लीज़ फिल अप द फॉर्म इन लेजिबल हैंड राइटिंग, जो आपकी खुद की हैंड राइटिंग है उसमें ही फॉर्म को फिलअप करना है। प्लीज डो नॉट आवर राइट, यानी काटा पीटी नहीं करनी, नहीं आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। करेक्शन शुड बी मेड बाई कैंसिलिंग एंड री राइटिंग एंड सच करेक्शन शुड बी काउंटर सिग्नेड, यानी जो भी आप इसमें करेक्शन करो ना, साथ में उसके नीचे हस्ताक्षर और करना। ईच बॉक्स वेयर प्रोवाइड शुड कंटेंट ओनली वन कैरेक्टर, अल्फाबेट, नंबर, पंक्चुएशन मार्क, लिविंग ए ब्लैंक बॉक्स आफ्टर ईच वर्ड, यानी कि आप अगर आप एक पूरा वर्ड लिखें, जैसे कि आपका नाम है मुकेश कुमार, तो मुकेश MUKESH रेगुलर, हर एक बॉक्स में एक वर्ड आएगा, जैसे MUKESH, ये अपन आगे देखेंगे। तो इस पूरे शब्द के बाद आपको एक बॉक्स खाली छोड़ना है मुकेश और कुमार के बीच में। इन केस यू मेंशन द केवाईसी नंबर सबमिशन ऑफ प्रूफ फॉर द सेम इज नेसेसरी, यानी आपको केवाईसी नंबर डालने हैं जो कि आपके पास होंगे नहीं, ये आपको नेसेसरी नहीं है वैसे तो। अगला आता है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट, यानी अगर आपकी एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट रह जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द सब्सक्राइबर शुड नॉट साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ, यानी कि आपको फ़ोटो के ऊपर साइन नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है। फोटोग्राफ शुड नॉट बी स्टेपल्ड और क्लिप्ड, यानी कि आपको स्टेपल नहीं करना, ओनली गोंद से उसको चिपकाना है। आगे कह रहा है कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी जो आप भी फोटोकॉपी लगाएं, जो भी फोटोकॉपी आप लगाएं वो सेल्फ अटेस्टेड, खुद के साइन के साथ होनी चाहिए। एंड accompanied बाई ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन बाय द नोडल ऑफिस, जो आपका नोडल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे ओरिजिनल कॉपी है, उसके साथ उनको वेरीफाई किया जाएगा फोटो कॉपी को। नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट मेंशन ऑन द फॉर्म शुड मैच विद द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिटेड, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं उसमें नेम और एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। द सब्सक्राइबर एज थंब इम्प्रेशन शुड बी वेरीफाई, आपका अंगूठा वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात थी। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल ये चेक की जाएगी। स्पाउस, यदि आपकी शादी हो रही तो स्पाउस नेम, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल होती हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे स्टार्ट में। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, आपको जो ध्यान में रखना है, एक तो होता है सब्सक्राइबर बैंक डिटेल, जहाँ अपने से गलती होती है वो चीज़। एक तो सब्सक्राइबर बैंक डिटेल होता है, एक नॉमिनिकेशन, और एक होता है आपका पेंशन फंड PF, यानी किस स्कीम में आप कितना पैसा डाल रहे हैं, ये चीज़। इसके बाद फ्रेंड्स डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर ऑन फैक्चा कंप्लेंट्स, ये भी अपन देखेंगे स्टार्ट में, डिटेल से देखेंगे। अब अपन स्टार्ट से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने को फॉर्म NPS फॉर्म में फिलअप करना है। अब फ्रेंड्स अपन देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। ये ऑनलाइन फिलअप किया जाता है, उसके बाद इसकी प्रिंट कॉपी निकाल के इसको अपन जो नोडल ऑफिस है, हेड ऑफिस अपना, उसमें जमा करवाते हैं। अब
आपको इसमें टिक लगाना, जैसे ये टिक है ऐसे। आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो इस ब्लॉक में लगाना है, स्टेट गवर्नमेंट में है तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है इस डब्बे के अंदर। अगर आप सेंट्रल की किसी ऑटोनॉमस बॉडी में, जैसे कि जो केंद्र सरकार के अधीन है उस बॉडी में कार्यरत है, तो आपको इस डब्बे में नीचे वाले में टिक लगाना है। ऑल सिटीजन मॉडल यानी आप नागरिकता के लिए, सॉरी नागरिकता नहीं, आम नागरिक हैं, उसके लिए एनपीएस खुलवाना चाहते हैं तो इसमें आएगा एनपीएस लाइट, जिसकी यानी जो आम नागरिक है यानी जो प्राइवेट जॉबर है वो भी इस एनपीएस फॉर्म को भर सकता है एनपीएस लाइट को, तो उसको यहाँ अप्लाई करना है। इसी प्रकार ये स्टेट ऑटोनॉमस बॉडी और कॉर्पोरेट यानी जो सहकारी सेक्टर है उस क्षेत्र के, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान रखना, अपने को फॉर्म ऑनलाइन तो अपन सबमिट कर देंगे, लेकिन एक बार सबमिट करने के बाद इसमें करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन होगा तो अपने को हेड ऑफिस में जाके ही करवाना होगा, वो भी तुरंत नहीं होता, करेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको NSDL का जो हेड ऑफिस है उसमें जाना होगा। अब आगे देखते हैं KYC नंबर, रिटायरमेंट एडवाइजर कोड एंड स्पाउस नेम फील्ड आर नॉट एप्लीकेबल, यानी ये आवश्यक नहीं है फॉर गवर्नमेंट और एनपीएस लाइट सब्सक्राइब। जो गवर्नमेंट है, सरकारी कर्मचारी और एनपीएस लाइट जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए KYC नंबर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। रिटायरमेंट एडवाइजरी कोड, ये कोड आते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके स्पाउस का फील्ड है यानी स्पाउस वर्कर है या हाउसवाइफ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बताने की यहाँ पे। KYC नंबर इसे आप खाली छोड़ दो। रिटायरमेंट एडवाइजरी कोड, ये वही चीज़ें यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, सिग्नेचर हो जाएंगे। इसके बाद आता है अपना जो बेसिक डिटेल है, वो आपका नाम श्री है या श्रीमती है या कुमारी है यानी अविवाहित लड़की है। फर्स्ट नेम आपका जो भी, जैसे एग्जांपल मुकेश। मिडिल नेम जैसे मुकेश सिंह है, मान लो मुकेश सिंह या मुकेश वर्मा, जो भी आ जाए इसमें मिडिल नेम या मिडिल नेम आ जाए, कुछ भी आ जाए। लास्ट नेम इसमें लास्ट नेम भर दो आप, ये ब्लैक पेन से भरा जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद आता है फादर नेम, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पप्पू, फिर आप या तो एक ब्लॉक छोड़ दो, सॉरी फ्रेंड्स, या फिर आप बीच में लिख दो राम और यहाँ पे वर्मा, ये भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा। मदर नेम क्या है इसमें, पूनम साई देवी, ये मिडिल नेम हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान देने यहाँ पे, फादर्स नेम विल बी प्रिंटेड ऑन प्रान कार्ड, यानी जो आपकी प्रान किट आएगी उस पर पापा का नाम प्रिंट होगा। लेकिन इन केस मदर्स नेम टू बी प्रिंटेड इंस्टेड ऑफ फादर्स नेम, यानी आपके पिताजी नहीं है तो उस जगह आपकी माता का नाम वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ शुड बी सपोर्टेड बाई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी आप पैन कार्ड या जो आपका डॉक्यूमेंट है प्रूफ लगाएंगे, वही डॉक्यूमेंट आपकी जो वही डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई की जाएगी। यहाँ पे आपका सिटी ऑफ बर्थ, ये इंडिया है, यहाँ पे गलत हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका सिटी है डिस्ट्रिक्ट आप वो भरो, कंट्री इंडिया। इसके बाद जेंडर आपका मेल या फीमेल, नेशनलिटी की आप इंडियन है यहाँ टिक कर दो। मैरिटल स्टेट यानी आप मैरिड है या अनमैरिड हैं, अदर्स में आप हो ही नहीं सकते। स्पाउस नेम आपकी जो वाइफ का नाम है यहाँ पे आ जाएगा पूरा नाम। रेसिडेंटल स्टेटस ये आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे, उसमें ऑनलाइन आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपन प्रिंट निकालते हैं इसका, ऑनलाइन फिलअप करने के बाद, ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, ऑनलाइन ऐसे फिलअप होगा, उसका प्रिंट निकलता है, वो आपका हेड ऑफिस है वहाँ जमा होता है वो प्रिंट। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कोई भी एक डॉक्यूमेंट, या तो आप वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका पैन कार्ड, सबसे उचित रहता है पैन कार्ड के नंबर लिख दो यहाँ पे, जो भी आपके पैन कार्ड के नंबर है वो। अदर्स ये भी आप खाली छोड़ दो, इसमें एक डॉक्यूमेंट का नाम जरूरी, आधार कार्ड आपके पास है, UID हाँ है, इसमें आप फिलअप कर दो। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी आप एड्रेस के लिए क्या प्रूफ जो लगा रहे हो वहाँ पे टिक कर दो। पासपोर्ट या ड्राइविंग तो ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा रहे हैं यहाँ टिक कर दो। UID यानी आधार कार्ड ये लगा रहे हैं टिक कर दो, सॉरी फ्रेंड्स। वोटर ID कार्ड ये है तो ये भी लगा दो, सभी पे टिक करना नेसेसरी नहीं है। परमानेंट एड्रेस जो भी आप क्रॉसपेंडेंस एड्रेस में डालो वही परमानेंट एड्रेस में डाल दो अपना, वही ID पे टिक कर दो। इसके बाद फ्रेंड्स कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होता है, जहाँ आप रह रहे हैं, स्थायी तौर से नहीं, जैसे मान लो आप हैं राजस्थान के, आप अगर राजस्थान में है लेकिन आप उत्तर प्रदेश रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो पत्र व्यवहार का एड्रेस है वो तो होता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, और एक होता है परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे परमानेंट रूप से आपका घर होता है।
तो इसमें आप रेसिडेंटल हैं या बिजनेस हैं, एड्रेस टाइप है ये आपका, दोनों हैं तो इसमें टिक कर दो। रेसिडेंटल है तो इसमें, और बिजनेस है या रजिस्टर्ड ऑफिस उसमें रहते हैं तो आप इनमें टिक कर दो। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस हो जाएगा, ब्लॉक नंबर, विलेज, यहाँ पे आपका रोड, स्ट्रीट जो भी नंबर है यूटी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट या भर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये परमानेंट एड्रेस, यदि दोनों आपके सेम है तो आपको यहाँ टिक करना है, ये ध्यान रखना। ये ऑनलाइन टिक होने के बाद दोनों ऑटोमेटिक भर जाते हैं। यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो जाएगी, यदि टेलीफोन नंबर हो तो यहाँ फिलअप कर दो। इसके बाद पिन, आपको ये टेलीफोन नंबर, आपके जो एसटीडी कोड है उसके शुदा फिलअप करने हैं। चालू जो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, आपकी मेल आईडी। इसके बाद आती है अदर डिटेल में ऑक्यूपेशन डिटेल। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में है, निजी सेक्टर में है तो यहाँ टिक कर दो, पब्लिक सेक्टर में यहाँ टिक कर दो, अगर आप सरकारी आदमी है तो यहाँ कर दो, व्यावसायिक हैं, प्रोफेशनल हैं तो यहाँ टिक कर दो। ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर वाले एनपीएस भरते हैं तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद अगर स्टूडेंट है, इसमें खाने के अनुसार आपको टिक करना है, जो भी है आप। इनकम की रेंज क्या है, यानी आपकी सैलरी जो मिल रही है उसकी ईयरली रेंज क्या है, यानी 1 लाख से ऊपर है तो यहाँ टिक होगा, 1 से 5 लाख है तो यहाँ टिक होगा, 5 से 10 लाख है तो इसके अगले खाने में टिक हो जाएगा। इस प्रकार आपकी जो रेंज है सैलरी की यहाँ टिक हो जाएगी। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ टिक हो जाएगा। प्लीज टिक इफ एप्लीकेबल, यदि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन है यानी नेता है, जैसे विधायक के भरते हैं तो वो तो आप है ही नहीं, तो ये आपको खाली छोड़ना है, टिक नहीं करना है। इसके बाद आपकी सब्सक्राइबर बैंक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आएगी आपकी सब्सक्राइबर बैंक डिटेल। आपकी जो भी बैंक की डिटेल है आपको ये पूरी कंप्लीट यहाँ पे डालनी है। ऑल द बैंक डिटेल आर मैंडेटरी एक्सेप्ट MICR कोड, यानी अगर आपका MICR कोड नहीं है तो भी आपको अपनी पूरी कंप्लीट जो बैंक डिटेल है वो डालनी है। अकाउंट टाइप, यानी आपका अकाउंट कैसा, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ज़्यादातर सेविंग अकाउंट होता है अपना। बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका खाता संख्या नंबर हो जाएगा, आपका बैंक का नाम क्या वहाँ हो जाएगा, किस ब्रांच, कौन सी ब्रांच आपकी कहाँ पे है, और उसका पूरा एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पे पिन कोड, आपका जो क्षेत्र है बैंक का उसका पिन कोड। यहाँ पे अगर आपका MICR कोड है तो यहाँ पे उसको डालना है। MICR कोड कहाँ मिलता है तो आपको कॉपी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आपके IFSC कोड, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपके क्षेत्र के सभी क्षेत्र के एक ही होते हैं उस बैंक ब्रांच के IFSC कोड। इसके बाद आएगी यहाँ पे आपकी नॉमिनेशन डिटेल, क्या आपकी नॉमिनेशन डिटेल है वो आ जाएगी कंप्लीट। नेम ऑफ द नॉमिनी, यू कैन नॉमिनी अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनीज, यानी आप 3 नॉमिनी भर सकते हैं इसमें। एंड यू डिजायर सो प्लीज फिल इन एनेक्सर 3 एडिशनल नॉमिनेशन फॉर्म प्रोवाइडेड सेपरेटली, यानी आप अलग से एक फॉर्म एनेक्सर 3 को और आपको भरना होगा यदि आप नॉमिनी एक से ज़्यादा भरते हैं तब। ये देखो फ्रेंड, ये ऑनलाइन फिलअप किया था। अगर आप ऑनलाइन जैसे एक से ज़्यादा नॉमिनी भरते तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे आगे और बढ़ जाते हैं। ये ऑनलाइन PDF निकाली हुई है। फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपका मिडिल नेम आ जाएगा नॉमिनी का, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। जो आपका पहला नाम है वो भर दो, यहाँ पे आपका मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। क्या रिलेशन आपका, वाइफ है, या अगर आप मम्मी पापा को भर रहे हैं किसी को तो उनका भाई बहन है तो यहाँ पे उसका रिलेशन। डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर, यदि आप जो भी नॉमिनी भर रहे हैं तो माइनर है यानी कि 18 साल से कम है तब उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, और उसके गार्जियन का नाम, जैसे आप अपने छोटे भाई या बहन को बना रहे हैं और फिलहाल माइनर 18 साल से कम का है तब आप उनका गार्जियन यानी कि जो आपके माता पिता है उनका यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम ये फिलअप करना होगा। इसके बाद फ्रेंड अपना आता है NPS ऑप्शन डिटेल। प्लीज टिक एज एप्लीकेबल, आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब फॉर टायर सेकंड अकाउंट, क्या आप टायर सेकंड अकाउंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो देखो टायर सेकंड अकाउंट क्या होता है कि आपका कुछ पैसा कट के टायर सेकंड अकाउंट में चला जाएगा। टायर सेकंड अकाउंट में फ़ायदा ये होता है कि आप कभी भी पैसे उसमें विड्रा कर सकते हैं, लेकिन टायर फर्स्ट अकाउंट में विड्रा नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो ये आपका टायर फर्स्ट अकाउंट है और ये सेकंड अकाउंट है, ठीक है ना। तो टायर फर्स्ट अकाउंट में आप पैसे कभी निकाल नहीं सकते, ध्यान रखना। इसमें पैसे आप विड्रा कर सकते हैं, टायर सेकंड अकाउंट में NPS के पैसे। दूसरा इसमें नुकसान ये टायर सेकंड अकाउंट में कि आपको टायर फर्स्ट अकाउंट में कुछ इनकम टैक्स उसमें डेडुकेशन मिल जाता है, छूट मिल जाती है, लेकिन इसमें नहीं मिल पाती, ये ध्यान रखना आप। तो आपके लिए वैसे टायर फर्स्ट अकाउंट ही ठीक है गवर्नमेंट स्कीम के लिए। इसके बाद है आई वुड लाइक माई प्राण टू बी प्रिंटेड, सॉरी फ्रेंड्स, आई वुड लाइक माई प्राण टू बी प्रिंटेड इन हिंदी, क्या आप हिंदी में अपनी प्राण जो आपकी प्राण किट आएगी हिंदी में चाहते हैं तो उसके लिए आप नो अप्लाई कर दो। इसके बाद पेंशन फंड PF सिलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना करना चाहते हो। पेंशन फंड सेक्शन टायर फर्स्ट, प्लीज रीड बिलो कंडीशन बिफोर
ऑप्टिंग फॉर द चॉइस ऑफ पेंशन फंड। अब देखो इसमें मैं आपको बेसिक पूरा बता देता हूँ कि ये अपना पैसा किस सेक्टर में जा रहा है। 4 सेक्टर में जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल सिटीजन मॉड्यूल, एक कॉर्पोरेट में जा रहा है और एक एनपीएस लाइट। इसमें 4 में अपना पैसा जाता है। अब देखो फ्रेंड, इसमें लिखा नेम ऑफ द पेंशन फंड प्लीज सेलेक्ट ओनली, यानी आप किसी एक में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा है अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप इन तीनों स्कीम, ये तीनों स्कीम गवर्नमेंट की है। LIC पेंशन फंड लिमिटेड, SBI पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड और एक UTI। UTI होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट का है। RBI से का रेगुलेटर करता है, रेगुलेटर इसका RBI। बाकी ये है प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा, HDFC, बिरला, सन लाइफ। अब इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है अपने को SBI। तो यदि अपन परसेंट भरते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस में परसेंट भरना पड़ता है, भरे या नहीं भरे। तो अपने को यहाँ तीनों पे अपने को यहाँ टिक करना है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यह है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। प्लीज टिक इन द बॉक्स यून बिलो शोइंग योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, यानी एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप खुद चॉइस कर सकते हैं। ऑटो चॉइस इसमें अपने आप जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके अनुसार अपने आप पैसा कटता रहता है। किस किस में पैसा जाता है ये अगले पेज पे देखते हैं। अब इसमें लिखा है प्लीज नोट इन केस यू सेलेक्ट एक्टिव चॉइस फिलअप सिलेक्शन थर्ड, यानी अगर आप एक्टिव चॉइस को फिलअप करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपको आगे जो पैरा थर्ड है, सेक्शन थर्ड है, वो फिलअप करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू सेलेक्ट ऑटो चॉइस फिलअप सेक्शन IV बोलो, और यदि आप ऑटो चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको पैरा 4 ये फिलअप करना पड़ेगा। इन केस डू यू इंडिकेटेड एनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन योर फंड विल बी इन्वेस्ट इनटू ऑटो चॉइस LC, यानी लाइफ साइकिल। ये 50 क्या LC 50 क्या, ये भी अपन आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड, एक्टिव चॉइस असेस्ड एलोकेशन टू बी फिल्ड अप ऑल इन केस यू हैव सेलेक्टेड एक्टिव चॉइस इन द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब इसमें अपन ज़्यादा बखेड़ा नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब्सक्राइबर द एक्टिव चॉइस ऑफ असेस्ड एलोकेशन इज रेस्ट्रिक्ट टू असेस्ड क्लास G ओनली, यानी ये G है, गवर्नमेंट है। आपका 100% पैसा ओनली गवर्नमेंट स्कीम में जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या है कि देखो, अपन जब भी अपना पैसा NPS में कटवाते हैं तो मैं किस किस में जाता है, 4 फंड में जाता है, इक्विटी में जाता है, कॉर्पोरेट में जाता है, गवर्नमेंट में जाता है, और एक जाता है अल्टरनेटिव क्रम में। अल्टरनेटिव क्रम में जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको कुछ परसेंट मिलता है। वहाँ से अपना पैसा वो शेयर मार्केट में डालते हैं और इस हिसाब से अपने को प्रॉफिट मिलता है। इक्विटी में क्या होता है कि अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये लायबिलिटी होती है, इसमें ज़्यादा रिस्क भी होती है, और रिस्क होती है तो ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है इक्विटी के अंदर। ये कॉर्पोरेट है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर चलाते हैं। इसमें रिस्क कम होती है पर प्रॉफिट भी कम होता है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें अपना 100% पैसा गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन आपको अपनी कोई रिस्क नहीं होती, साथ में रिस्क नहीं होती, तो अपने प्रॉफिट भी इसमें कम मिलता है। तो ये तो होता है एक्टिव चॉइस के अंदर। इसके बाद आता है ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस यानी कि अब फ्रेंड, इसके बाद आता है ऑटो चॉइस ऑप्शन टू बी फिल्ड अप ओनली इन केस you have selected the auto choice investment option. You do not indicated a choice of life cycle. Your fund will be invested as per life cycle 50%। यदि आप किसी को भी चूज़ नहीं करते इनमें से तो मान लिया जाएगा कि आपने जो आपकी लाइफ साइकिल है 50% उसमें चूज़ किया। अब ये देखो होता है क्या है ये ऑटो चॉइस में, इसका अपना बेसिक डिटेल देखते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब ये लाइफ साइकिल फंड है, ये तो होता है लाइफ साइकिल 75% ये 50% में होता है, ये 25% है। अपने को किसी एक पे टिक करना है। अगर अपने खाली छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 50% का मान लिया जाता है। अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से अवेलेबल है, तो जो 75% है ये तो अवेलेबल है नहीं, ये दोनों 50 और 25% है, ये अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे नोट डाल के बताया इसमें पर्सनली कि लाइफ साइकिल 75% इट इज़ द लाइफ साइकिल फंड वेयर द कैपिटल, जो आपकी कैपिटल होती है, पूंजी होती है, जो पैसा कटता है, टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 75% ऑफ द टोटल असेट, यानी कि जो आपका पैसा कटता है उसका 75% है आपका इक्विटी में जाएगा। इक्विटी यानी जो ट्रेडिंग मार्केट होता है उसके अंदर जाता है। इसके बाद लाइफ साइकिल जो आपका पैसा उसका 50% आप फिलअप करते हैं तो 50% आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाता है, इक्विटी मार्केट में जाता है। और LC 25 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा
25% इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाता है। नीचे लिखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज ऑटो चॉइस ऑफ असेस्ट एलोकेशन फॉर एलसी लाइफ साइकिल 25% एंड 50% ओनली। यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए दो यहाँ पे लाइफ साइकिल है, एक तो 50% है, एक 25% है। इसको अपन थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। फ्रेंड्स अपन ये जो ऑटो चॉइस का 50% लाइफ साइकिल उसको देखते हैं मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। यानी ये मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा रिस्क होती है, नहीं ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें। द लाइफ साइकिल फंड प्रोवाइडेड ए कैपिटल ऑफ 50% ऑफ द टोटल असेस्ट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यानी आप अपना जो एनपीएस जो पूरा पैसा कटता है उसका 50% है, यानी आधा पैसा इक्विटी इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। द एक्सपोजर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विद 50% टिल 35 ईयर ऑफ एज। यानी आपकी आयु जब 35 तक रहती है तब तक आप अपना 50% पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं। एंड ग्रेजुअली रिड्यूस एज पर द एज ऑफ द सब्सक्राइबर। और जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो घटता जाता है, यानी रिस्क लेने की क्षमता आपकी सभी की कम होती जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। अब जैसे आपकी मान लो 35 ईयर की एज है, यहाँ पे असेस्ट क्लास ये इक्विटी में है, ये कॉर्पोरेट में और ये गवर्नमेंट में, कितना पैसा आपका किस में जा रहा है। तो 35 साल तक, 35 साल जब आप सर्विस में लगते हैं और उसे 35 साल तक आपकी उम्र होती है तब तक 50% पैसा आपका जाता है इक्विटी में। शेष बचा 50%, उसमें 30% जाता है आपका कॉर्पोरेट में और 20% जो गवर्नमेंट असेस्ट है, गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें पैसा आपका जाता है। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी, हर साल आपका इक्विटी में से 2% घटाते जाते हैं और दोनों में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट टैक्स में जो बाकी आपका पैसा वो बढ़ाते जाते हैं। जैसे आपका ये 36 ईयर में असेस्ट इक्विटी में आपका 48% हो जाएगा, पैसा इक्विटी में 48% जाएगा, कॉर्पोरेट में 29% और गवर्नमेंट में 23%। इस प्रकार आप जब रिटायर होते हैं तो इस प्रकार आपका पैसा इक्विटी में घटता घटता है यहाँ पे आ जाता है। और 55 ईयर एंड अबव यानी 55 साल और इससे ऊपर तक इक्विटी में आपका पैसा 10% घटता ओनली, और गवर्नमेंट असेस्ट है, गवर्नमेंट स्कीम, उसमें आपका पैसा 80% चला जाता है। अब फ्रेंड आता है डिक्लेरेशन ऑन फैक्चा। फैक्चा क्या होता है? यदि आप खुद फॉरिजन है, विदेशी है, या आपका अकाउंट कहीं विदेश में है दूसरा, या आपको कहीं की और की नागरिकता भी मिली हुई है, तभी आपके लिए यूजफुल है। वैसे ये आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है, तो इसमें आप नो भर दो। ये भी इसी से संबंधित दिया है सारा डाटा। इसके बाद अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे आ जाइए डेट, इसके नीचे आपका जो जगह है, प्लेस है, स्थान है वो, और यहाँ पे आपका जाएगा नाम। अब इसमें सिग्नेचर करते टाइम एक ध्यान देना कि ब्लैक इंक से ही सिग्नेचर होंगे, पूरा फॉर्म आपका ब्लैक इंक से भरा जाएगा, ब्लैक पेन से ही, ये ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद आगे भी ये डिक्लेरेशन ही है, यहाँ पे भी आपकी वही प्रक्रिया होगी, सिग्नेचर होंगे आपके। इसके बाद फ्रेंड आता है डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर। ये होगा एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सब्सक्राइबर ओनली, जो गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हीं को सिर्फ भरना ही है, उन्हीं के लिए। सब्सक्राइबर एम्प्लॉयमेंट डिटेल टू बी फिल्ड एंड अटेस्टेड बाय द डिप्यूटी, यानी आपको डिप्यूटी आपके डीडीओ से अटेस्टेड करवाना है। ऑल डिटेल आर मैंडेटरी, और सभी डिटेल भरनी आवश्यक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएगी क्या, ज्वाइनिंग, आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, ज्वाइनिंग डेट। ये होगा आपका रिटायरमेंट डेट, यानी आप कब रिटायरमेंट होने वाले हैं। रिटायरमेंट डेट या तो आपकी पे स्लिप मिल जाएगी, या फिर आपकी जो जन्म डेट है उसमें 60 ईयर 60 साल आप ऐड करेंगे, वो आपकी रिटायरमेंट डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट आईडी, जो आपको ऑफिस से एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको जो मिली है वो। इसके बाद यहाँ पे पीपीए नंबर, ये होते हैं आपके 16 डिजिट के परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर होते हैं। ये आपको अभी नहीं मिलेंगे, ये जैसे अपन रजिस्टर करते हैं एनपीएस के लिए तभी आते हैं, पेंशन अकाउंट नंबर होते हैं, तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। देखो इसमें पहले इसमें साफ लिखा भी है, एम्प्लॉय कोड या आईडी एंड पीपीएन आर ऑप्शनल, यानी ये ऑप्शनल है, दोनों कोई एक चीज़ आप भर सकते हैं। इफ़ यू इंटेंड टू प्रोवाइड, यदि आपको प्राप्त है तो इसका मेंटेन करें किसी एक का। आपका भी यहाँ पे ग्रुप क्या है, यहाँ पे ग्रुप सी है या ग्रुप डी है। देखो ब्लैंक कॉपी में भर के बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें ऐसे काटापीटी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। काटापीटी करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा साहब। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑफिस, जैसे आपका ऑफिस क्या है, ऑफिस का नाम क्या है, आपके यहाँ पे आ जाएगी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है रेलवे में आपका, तो इंजीनियरिंग, आगे ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, जो भी वो आ जाएगा। मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रेल है, ये आपके यहाँ पे होंगे डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको ऑफिस से मिल जाएंगे कि ऑफिस में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डीडीओ के वो नंबर।
इसके बाद आता है आपका DTO PAO CDDO DTA PRAO। देखो फ्रेंड, ये नंबर ये भी आपको ऑफिस से ही प्राप्त होंगे। ये आपके जो DTO नंबर है, यहाँ पे आपकी बेसिक पे सैलरी कितनी है और पे स्केल आपकी 5200 से 20,200 है या ज़्यादा है, आप किस लेवल में आते हैं पे स्केल में, वो यहाँ पे आपकी पे स्केल आ जाएगी। इट इज़ सर्टिफाइड दैट द डिटेल प्रोवाइडेड इन दिस सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाई, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। एम्प्लॉयड विद अस इंक्लूडिंग द एड्रेस, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड नीचे ये देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कॉलम आपको कैसे और कहाँ से क्या भरना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो आपके जो DDO है, ये DDO से आपको फिलअप करवाना कंप्लीट। यहाँ तो उसके बॉक्स के अंदर ही करवाना, सिग्नेचर होंगे, ये बॉक्स के अंदर ही होंगे, ध्यान रखना। बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आपको उनकी जो स्टाम्प है वो स्टाम्प टिकवानी है। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन क्या है, पदनाम क्या है उनका, ये इस बॉक्स में पदनाम आ जाएगा। उनका नाम क्या है, आप उनका पूरा नाम यहाँ पे डालना आपको, और उनका डिपार्टमेंट क्या है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है या फिर RN वितरण अधिकारी हैं, जो भी हैं ये, यहाँ पे उनका डिपार्टमेंट आ जाएगा पूरा। इसी प्रकार आपको ये भी ऑफिस से ही फिलअप करना है। ये भी ऐसे ही फिलअप होगा। आपका जो DTO है, PAO है, CDDO है, DTA है, PRAO है, ये आपको देखो छोटे आपके जो स्टेशन वानी बैठती है, आपको हेड ऑफिस में मिलेंगे, हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो आप एक खाली छोड़ देंगे, वो अपने आप खुद इसको वैसे फिलअप कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर कॉर्पोरेट, यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर में उन्हीं को ही फिलअप करना है, गवर्नमेंट सेक्टर है उनको ही फिलअप नहीं करना, उनको खाली छोड़ देना पूरा का पूरा। इसके बाद फ्रेंड आता है डिक्लेरेशन बाय एग्रीगेटर, ये उनके लिए जिन्होंने NPS लाइट का फॉर्म भरा है, जो NPS लाइट सब्सक्राइबर हैं, NPS लाइट फॉर्म भरा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है। NPS लाइट मैंने आपको पहले बताया ये क्या होता है, कि होता है जो अपनी छोटी कम जमा पूंजी छोटी छोटी करके अपनी बचत करना चाहते हैं, जैसे 1,500 रुपये डालना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से है, तो उनको 60 साल बाद कुछ राशि मिल जाती है और कुछ राशि की उनकी पेंशन बन जाती है, वो NPS लाइट सब्सक्राइबर में होता है। अब ये उनको फिलअप करना है पूरा बायोडाटा है, NPS लाइट जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। इसके बाद आता है टू बी फिल्ड बाई POPSB, ये अब देखो आपको ये खाली छोड़ना है पूरा। ये आपका जो POPSB यानी ट्रेजरी ऑफिस है, पॉइंट ऑफ पर्सन सर्विस प्रोवाइडर जो ऑफिस है आपका, ट्रेजरी ऑफिस में फिलअप किया जाता है कि उनको आपका जो फॉर्म है, आप देखो इसको ऑनलाइन भरने के बाद ऑफलाइन ट्रेजरी ऑफिस में इसकी 2 कॉपी, एक अपने पास खुद रखना, एक ट्रेजरी ऑफिस में जमा होगी इसकी कॉपी, तो वहाँ जमा करवाते वहाँ पे फिलअप किया जाता है कि ये कॉपी हमें इतने नंबर रिसिप्ट नंबर पे प्राप्त हुई है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, POPSB रजिस्ट्रेशन नंबर। बर्थडे प्रूफ के लिए आपने क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिलअप किया है, आपने पैन कार्ड की कॉपी लगाई है नहीं लगाई है, KYC आपने, तो KYC नंबर तो होते भी नहीं स्टार्ट में। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिसीव्ड आपके जो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट आपके वो यहाँ पे हमको ये रिसीव्ड हुए हैं, वो उनके द्वारा भरा जाएगा। ये पूरा यहाँ पे उनका नाम नूम ये अपने आप खुद ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है, खाली छोड़ना है, ध्यान रखना। और ये भी नीचे वाला भी ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, टू बी फिल्ड बाई CRA होता है जहाँ पे आपका रिकॉर्ड रखा जाता है, पूरा रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है ये सेंटर रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनके द्वारा पूरा रिकॉर्ड आपका रखा जाता है। फैसिलिटेशन सेंटर, ये रिसीव्ड आपका CRA FC रजिस्ट्रेशन नंबर खुद फिलअप कर लेंगे, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, ये नाम आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट रेमिटेज, अब देखो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर से तो आपको यहाँ पे 0 रुपये की राशि भरनी है, यहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लगता गवर्नमेंट सेक्टर में। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, ये भी ऑफिस द्वारा ही भरा जाएगा वैसे तो पूरा बायोडाटा। फ्रेंड ये पेज है, ये पेज आपको पूरा ही खाली छोड़ देना, ये ध्यान रखना, ये नहीं भरना आपको पूरा पेज, ये पूरा पेज ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। फ्रेंड्स NPS फॉर्म को फिलअप करते समय यदि कोई आपको अभी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर देना।